अरे अंबेडकर से इनको क्या दिक्कत है? गृह मंत्री इतना नाराज हो गया बोलते बोलते कि अंबेडकर अंबेडकर, मतलब 5 बार उन्होंने बोला नाम अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, नाम ले रहे इतना नाम, अगर भगवान का लिया होता तो तुमको स्वर्ग मिल जाता, 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। नहीं, इस लोकसभा चुनाव में जो इनको झटका लगा उसका दर्द अभी तक गया नहीं है। ये संविधान बदल देंगे, संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे और आरक्षण खत्म करेंगे। अमित शाह ने जो जो संसद में स्पीच दी है, तो इसके पीछे वो वही जो चोट है ना, उसका दर्द ये निकल रहा था। जो वो चाणक्य बनते घूमते हैं और उनकी जो चाणक्य का बनने का पूरा हलवा निकल गया चुनाव में, ये उसका दर्द था। ये गुंडक तो है ना, वो उभर के आ जाता है। और जो ये अंबेडकर अंबेडकर वाली लाइन बोल गए ना, वो उसी चक्कर में भूल गए। वो उनका मास्टर स्ट्रोक नहीं था, वो एब्सेंस ऑफ माइंड था उनका। वो अचानक वो भूल गए कि पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि गुजरात में अपने ड्राइंग रूम में बोल रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये कि अक्सर मनुस्मृति, कोई आदमी ब्राह्मण होकर के भी, ठाकुर होकर के भी, लाला होकर के, वैश्य होकर के भी मनुस्मृति का विरोधी हो सकता है, और कोई आदमी शूद्र होकर के भी मनुस्मृति का समर्थक हो सकता है, और हुए हैं। और आज हमारे सामने दिख रहा है, रामदास अठावले से लेकर के रामविलास पासवान के बेटे से लेकर के जितने भी मंडल कमंडल हैं, सारे लोग, सारे ओबीसी खड़े हैं उधर। इन्होंने सारी लड़कियों के घर में फोन करके बोला कि कल जो है, कल दंगा होने वाला है और कल कुछ परेशानी होगी, कॉलेज मत आना चुनाव जीत के। ये इस तरह वाले चाणक्य हैं। ये लिखा हुआ, लेकिन राहुल गांधी के पहले लिखा हुआ है कांग्रेस नेता राहुल गांधी। मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन का जो प्रोटोकॉल है वो सामान्य कांग्रेस नेता का प्रोटोकॉल होता है। शर्म नहीं आती इनको किस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी सबके, किरण रिजिजू जो है संसदीय कार्य मंत्री हैं, ये उनके पहले लिखना जरूरी था, और उनसे बड़ा प्रोटोकॉल है एलओपी का, और उसके आगे लिखा था राहुल गांधी। ये तो बदतमीजी है साफ साफ। सबसे अजीब बात है कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि कोई फोर्स ही इस्तेमाल नहीं किया है, और कांग्रेस सीधे प्रशासन को ही इस मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। यदि पुलिस कहती है कि उन्होंने बल प्रयोग नहीं किया, तो वो फोटो क्या कहता है जिसके अंदर अजय राय जमीन पे पड़े हैं और उनकी छाती पर घुटना रख के एक दरोगा उनके साथ छीना झपटी कर रहा है। वो मंदिर खोजी दल बन चुका है। संभल में दूसरा मंदिर खोज लिया गया है, और वो भी पुलिस और प्रशासन के द्वारा। सलाम नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। आज के अखबार में है मेरे साथ मेरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी जी, नेशनल बुक ट्रस्ट के पूर्व संपादक, और विश्वदीपक नेशनल हेराल्ड से। स्वागत है आप दोनों का। कल कांग्रेस ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट किया संभल हिंसा को लेकर के, और इसके बाद यहाँ 2 दुखद घटनाएं घटी, एक लखनऊ में और एक गुवाहाटी में। लखनऊ में एक प्रभात पांडे नाम का लड़का है, 28 साल उसकी उम्र है, और वो मर गया। और इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात विश्वदीपक ये भी है कि किसी भी अखबार ने इस मौत को रजिस्टर नहीं किया है अपने फ्रंट पेज पे, ना ही अंदर। मुझे नहीं दिखा, मेरे पास 4 अखबार हैं, चारों पांचों अखबार में कहीं कुछ भी नहीं। एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में, जो कि स्वभाव में राजनीतिक था, उसमें 2 लड़कों की मौत हो गई। और आप ताज्जुब देखें तो 2 कौन से राज्य हैं, एक उत्तर प्रदेश है और एक असम, और दोनों में खास किस्म का ही नेतृत्व है। अजीब बात है कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि कोई फोर्स ही इस्तेमाल नहीं किया है, और कांग्रेस सीधे प्रशासन को ही इस मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। तो कोई वर्जन समझ में नहीं आ रहा है पंकज जी इसमें। जिस बच्चे की मौत हुई है गोरखपुर के, वो 1 साल पहले भी कांग्रेस के एक प्रदर्शन के कारण गोरखपुर में जेल भेज दिया गया था। एक महीने जेल रहा था। उसके बाद में फिर वो लड़का आके लखनऊ में रह रहा था। उसके पिताजी एलआईसी के एजेंट हैं और उसके ग्रैंडफादर पोस्ट मास्टर थे। बहुत सामान्य सा परिवार है। यदि पुलिस कहती है कि उन्होंने बल प्रयोग नहीं किया, तो वो फोटो क्या कहता है जिसके अंदर अजय राय जमीन पे पड़े हैं और उनकी छाती पर घुटना रख के एक दरोगा उनके साथ छीना झपटी कर रहा है। तो वो बल प्रयोग कहलाता है या छल प्रयोग कहलाता है, ये तो पुलिस वाले जाने। इस चीज के 150 से अधिक फोटोग्राफ और वीडियो हैं कि वहां पर बाकायदा झूमा झटकी हुई है। जो माल रोड है उसके ऊपर, जहाँ पे कांग्रेस का कार्यालय, वो कहलाता रोड है लेकिन वो एक पतली गली है, कोई बहुत ज्यादा चौड़ा रास्ता नहीं है वो। यानी एक टाटा 407 घुस जाए तो रास्ता बंद हो जाए, उस तरीके के रास्ते पे। और इन्होंने वहीं पे बैरिकेडिंग लगानी शुरू कर दी थी। कांग्रेस का एक जो ग्रुप है, तो ये सुन्नी पर्सनल वोट वक्फ बोर्ड कहलाता है, उसके रास्ते से इन्होंने निकलने की कोशिश की थी, जहाँ दुर्गा भाभी का स्कूल है उस तरफ से। लेकिन वहां भी पुलिस ने अकेले बैरिकेड नहीं लगाए थे। बैरिकेड के ऊपर उन्होंने तीखे कील लगाई हुई थी, जिससे कि जैसे आमतौर पर होता है ना, लोग बैरिकेड से कूद जाते हैं, तो उससे कूद ना जाए इसके लिए इस बार उन्होंने कीलें वेल्डिंग कराई हुई थी।
बाकायदा वहां पर बल प्रयोग हुआ है। और हर जिले में, हर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, लखनऊ शहर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घर से नहीं निकलने दिया गया। और ये मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज का सबसे बड़ा शर्मनाक पहलू है। यही धरना, विरोध प्रदर्शन करके बीजेपी सत्ता में आई है। यदि निर्भया कांड में या उसके बाद में अन्ना आंदोलन के समय में पुलिस ने इतने ही ब्रूटली यदि इन लोगों के साथ में बिहेव किया होता तो शायद आज सड़क पे कोई नहीं दिखते। आप कुछ भी कांग्रेस सरकार की बुराई ले लो ना, कांग्रेस का सरकारों में ये रहा है कि वो जन आंदोलनों के प्रति थोड़ा संवेदनशील रही है, उनकी बात सुनती थी। आप सोचिए कि मैं तो इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, किसान नेता डल्लेवाल 1 महीने से भूख हड़ताल में बैठे हैं, उसकी हालत बिल्कुल मरने जैसी है और सरकार उनसे कोई विशेष बातचीत करने को तैयार नहीं। इस सरकार का तरीका है कि या तो आंदोलनों को ताकत से तोड़ दो या फिर उसको इतना लंबा खींच दो कि वो आंदोलनकर्ता अपने आप पे हताश हो जाए। गुवाहाटी में जो यंग लड़का मारा गया है वो मुस्लिम लड़का है और वो एडवोकेट है, उसके सिर के ऊपर शेल गिरा है टीयर गैस का। ठीक है, इस लड़के की भी जो पांडे की डेथ हुई है, इसका दरवाजे पे इसके साथ में इसके ऐसा कहा जाता है कि इसको सिर में पीछे की तरफ चोट लगी है। उसके बाद ये अंदर आ गया क्योंकि बाहर तो निकलने नहीं दे रहे थे, तो पार्टी ऑफिस में ही आ गया और वहां पे हताश लेट गया। और फिर इसने पानी वानी मांगा है, जब इसके हाथ पे ठंडे होने लगे तब इसको अस्पताल लेके गए और वहां पे इसको मृत घोषित किया गया। इसके परिवार वाले, इसके ये अपने सगे चाचा के साथ में रहता था लखनऊ में, उन्होंने बताया कि इसको कभी कोई बीमारी इस टाइप की है ही नहीं और वो लड़का दौड़ने भागने वाला लड़का है। तो इन्हें ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी मेहनत में, धक्का मुक्की में उसको ब्रेक हुआ हो। और सबसे बड़ा झूठ है पुलिस का ये कहना कि उन्होंने बल प्रयोग ही नहीं किया, जबकि उसके ढेर सारे प्रमाण सामने हैं और वीडियोज हैं। तो 1 मिनट और लूंगा। मैंने आज लखनऊ के 3 अखबार देखे, दैनिक जागरण, अमर उजाला और हिंदुस्तान। इन तीनों अखबारों में फर्स्ट 3 पेजेस पर ये न्यूज ही नहीं है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसका सबसे बड़ा कवरेज विद फोटोग्राफ यदि किसी किया तो दैनिक जागरण ने किया है। लखनऊ के लगभग 1 पेज में 12 फोटो लगा के किया हुआ है। लखनऊ के अखबारों के भी मैं आपको बता रहा हूँ, लखनऊ के अखबारों ने भी इसको प्राइम पेज पे खबर नहीं दी है। दैनिक जागरण का शायद 5वां 6ठा नंबर का पेज है, लेकिन उसने पूरा पेज दिया है। अमर उजाला ने लगभग उतनी ही न्यूज दी, उसके अंदर एक कार्यकर्ता की मौत बहुत छोटे से में दिया हुआ है। और हिंदुस्तान ने भी जैसे प्रेस नोट टाइप का होता है, उसके अंदर उन्होंने साथ में पुलिस का पक्ष और सब दिया हुआ है। और ये भी है विश्व दीपक कि ये इस किस्म की भी अफवाह फैला रहे हैं, बता नहीं सकते कौन फैला रहा है, लेकिन इस किस्म की अफवाह है कि कांग्रेस कार्यालय में ये लड़का 2 घंटे तक पड़ा रहा और किसी ने ध्यान नहीं दिया। कहने का मतलब ये है कि वो ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस और उनके कार्यकर्ता बहुत असंवेदनशील हैं, कि उनका अपना कार्यकर्ता उनके ऑफिस में पड़ा रहा 2 घंटे तक और किसी ने उस पर ध्यान तक नहीं दिया और अस्पताल तक ले जाने की कोशिश नहीं की शुरुआत में। दूसरी बात ये भी है विश्व दीपक कि पिछले 10 सालों से हम लोग देख रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इस सरकार का, भाजपा की कहीं पर भी सरकार हो, चाहे केंद्र में या राज्यों में, इनका रुख रहा है विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी इनको डाइजेस्ट नहीं होते हैं। चाहे किसान आंदोलन, वो बेचारे 12 महीने, लगभग 11-12 महीने चुपचाप शांति से बैठे रहे, लेकिन इन्होंने उनकी सुनी नहीं और 700-800 किसान मर भी गए। लद्दाख वाला आंदोलन आपने देखा होगा, वो बेचारे वहां से इतना दूर चल के आए, लेकिन उनसे बातचीत, उस मेन आदमी से बातचीत नहीं की इन्होंने, किसी और आदमी से बातचीत करने की कोशिश की। और तमाम ऐसे छात्र आंदोलन है, विपक्ष का आंदोलन तो बहुत ही छोटी बात समझिए आप, क्योंकि उसको तो एनआरसी आंदोलन में, हाँ, एनआरसी आंदोलन में तो इन्होंने लोगों को पूरा यूएपीए बंद कर रखा है। हाँ बिल्कुल। तो ये कहने का मतलब कि ये जो घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है विश्व दीपक, और इस किस्म की बातें लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। यार असल में दिक्कत ये है कि ये सरकार जो है, मतलब सरकार नहीं बल्कि ऐसा समझिए आपकी जो बीजेपी की सोच है, बात यहाँ पे केवल सरकार की नहीं है, मतलब गवर्नेंस की बात नहीं है, बात है सोच की, थिंकिंग की। ठीक है, जो आइडिया की है।
तो ये समझिए कि पूरी दुनिया में ये माना जाता है और ऐसा परंपरा है, परिपाटी है, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार होना चाहिए। और हमारा संविधान इसकी हमें गारंटी करता है, गारंटी देता है। लेकिन बिल्कुल। ये जो जिस सोच वाली पार्टियां उत्तर प्रदेश में, असम में और दिल्ली में सरकार शासन में हैं, उनकी सोच में ही है बर्बरता और कुचलना और हिंसा। ये इसका मूल कारण है। अदरवाइज ये बहुत ही सामान्य बात है कि इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी, उत्तर प्रदेश में उसकी ताकत कितनी है या नहीं है, ये बहस का मुद्दा है। लेकिन अगर उस मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता अगर उत्तर प्रदेश में जाकर के, विधानसभा के सामने जाकर के अगर वो विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो उनको रोकने का क्या तुक था? प्रथम दृष्टया इसको रोकने का कोई तुक ही नहीं है। आप किसी को भी विरोध प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकते। तो मूल बात यहाँ पे है। और बाकी जो इनका इतिहास है वो हमारे सबके सामने है। आप देखिए कि जो टेनी था, जो इनका मिनिस्टर है, अजय मिश्रा टेनी शायद नाम है उसका, उसके बेटे ने दिन दहाड़े, पूरे दिन दहाड़े सबके सामने, हजारों लोगों के सामने उसने 8 लोगों को अपनी जीप में कुचल के मार डाला। और वो वीडियो पूरी दुनिया में प्रसारित हुआ, सबने उसको देखा। लेकिन इन्होंने टेनी को अपने कैबिनेट से नहीं हटाया। और लड़के के खिलाफ भी एक्शन तब लिया जब सुप्रीम लड़के कोर्ट हरकत में आया। जब सुप्रीम कोर्ट हरकत में आया, और आज भी वो लड़का किस तरह की जेल काट रहा है, ये आप सब जानते हैं कि सिस्टम में जेल, बड़े लोग, पावरफुल लोगों के बेटे जो अपराधी होते हैं वो कैसे जेल काटते हैं आपको पता है। वो नाम मात्र की जेल है, वो आता है, जाता है, पैरोल पे आता है, छुट्टियां मनाता है, जेल के अंदर अय्याशियां करता है। ये ये इस इन्होंने इस मुल्क को यहाँ पे ला करके खड़ा कर दिया है कि विरोध प्रदर्शन को अपराध की दृष्टि से देखा जाता है। लोकतंत्र में आवाज उठाने वाले को ये लोग देशद्रोही कहते हैं। अगर वो मुसलमान है तो उसको आतंकवादी कहेंगे, और अगर वो हिंदू है तो उसे माओवादी कहेंगे। ये है इनकी सोच। बिल्कुल सही बात। अर्बन मैं यहाँ पे नक्सल एक और अभी घटना और बताना चाहूंगा जिसकी आपने कुणाल पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कि अमित शाह घोषणा कर रहे हैं कि 31 मार्च तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। 26 जब मार्च 11 तक है। और 12 तारीख को अमित शाह बस्तर में थे, तो वहां की हम्म पुलिस ने जो हरकत की है, हम्म दिल्ली क्या किसी मीडिया में उसकी चर्चा नहीं हुई, वो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। वहां पे हम्म इन्होंने घोषणा की कि हमने 7 दुर्दांत आतंकवादियों, नक्सलवादियों को नारायणपुर के जंगलों में मार दिया। हम्म जब वहां पर हकीकत मालूम हुई तो मालूम पड़ा कि 7 में से 5 तो ग्रामीण थे, और उसमें भी ग्रामीण ऐसे थे जो अपने खेतों में काम कर रहे थे अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में। और उसमें 4 बच्चों को चोटें आई हैं, और बताइए। एक बच्चा जो 3 साल का था, उसे सुरक्षा बलों ने उठा के 30 किलोमीटर दूर किसी गांव में छोड़ दिया। और उनको वहां के गांव वालों को बोला जाकर फलाने गांव में इसको दे देना, और यदि ज्यादा हल्ला करोगे तो तुम्हें भी ठोक देंगे। उफ। जिन 2 लोगों को इन्होंने 25 लाख का इनामी बता के मारा, उसमें जो एक व्यक्ति है वो पिछले 10 साल से नक्सलाइट मूवमेंट से दूर है, उसके था 25 लाख का इनाम। वो निहायत बीमार था, 70 साल उम्र थी, वो अस्पताल में इलाज करा रहा था, और उसके साथ में जो उसके साथ महिला थी वो भी 60 साल की थी। उन्होंने उसको अस्पताल से उठाया, उठा के उसको गोली मार दी, और उसके बाद में बता दिया कि हमने 25 लाख का वो, और ये 5 दूसरे नक्सली मारे, जबकि ग्रामीण है। और इस पूरी घटना में 4 छोटे छोटे बच्चे घायल हुए, 6 से 8 साल के। और इन खबरों पर कोई भी बात करने को छत्तीसगढ़ में तो अब सवाल ही नहीं उठता है। राष्ट्रीय मीडिया में भी कोई बहुत ज्यादा इस पे चर्चा नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये दुर्भाग्य है कि हम किन लोगों को मार रहे हैं नक्सलाइट मूवमेंट के उसके खत्म करने के निरूपण नाम के पर। नाम पर। हाँ, वो बिल्कुल। 70 साल के आदमी को आपने जो इलाज करा रहा था उसको उठा के मार दिया। और बंदूकें कौन सी जब्त कराते हैं? वहां पर मजल, जिसको भरमार बंदूक होती है, 12 बोर, वो आप जब्त कराते हो। वो मजल जो है, वहां पे जिस हम्म प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में, इस प्रकार से ट्राइबल इलाकों में मजल बंदूकें घरों में होना बहुत सामान्य चीज होती है। और ये सब लोग जानते हैं कि मजल का एक फायर करने में 5 मिनट लगते हैं। सामने, हम्म आपके सामने जो फोर्स है, जो इंसा और AK-47 ली है, उसके सामने हम्म मजल क्या मार करेगी? एक तो मजल जो होती है उसको भरना, हम्म ओके, और फिर चलाना 5 मिनट का काम है। आप बताओ कि कोई क्या अत्याधुनिक आदमी जो जंगल में रहेगा वो मजल लेके घूमेगा?
और इन सब चीजों पे तर्क के साथ कोई बात करने को तैयार नहीं है। वहां पे गांव गांव में आतंक मचा रखा है इन लोगों ने नक्सल निवारण के नाम पर। आम आदमी मारे जा रहे हैं। और यही कर आप रहे अभी हैं। सवाल करोगे तो आप अर्बन नक्सल हो जाओगे। उड़ीसा सरकार कह रही कि हम अर्बन नक्सलों से निपटने के लिए कड़े कानून लेके आ रहे हैं। अर्बन नक्सल का मतलब हुआ जो एनजीओज हैं। अब इन्होंने हम्म। तो पहले तो हुआ है कि जो एनजीओज हैं उनको नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया। तो एक प्रकार से केवल आरएसएस से जुड़े हुए एनजीओज हैं वही बचे हैं जो कारपोरेट फंडिंग भी ले रहे हैं और सरकारी योजनाओं की फंडिंग भी ले रहे हैं। विदेश से आने वाला पैसा भी केवल आरएसएस से जुड़े एनजीओज को मिल रहा है। एनजीओ सेक्टर को इन्होंने खाली कर दिया है और जो थोड़े बहुत एनजीओ बचे हैं उन सबको अर्बन नक्सल करके पैकअप कर रहे हैं। यही कर अभी रहे हैं। उस ऐश का मामला देख लो या हर्ष मंदर का देख लो, सबके साथ यही हो रहा है। विश्वदीपक, इस तरीके से तो देश चलाना मुश्किल होगा कि आप मतलब जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं आप उनको टारगेट कर रहे हैं, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण आप उनको टारगेट कर रहे हैं, आप पुलिस का इस्तेमाल दमन के लिए कर रहे हैं। और आपकी पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का काम होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, वो एक जगह पर मंदिर खोजने का काम कर रही है। वो मंदिर खोजी दल बन चुका है। संभल में दूसरा मंदिर खोज लिया गया है, वो भी पुलिस और प्रशासन के द्वारा। मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये क्या पुलिस का काम है? और आप 32 साल पुराने मंदिर के लिए जैसे कि वहां के लोकल लोग बता रहे हैं 30-32 साल पुराना मंदिर है। 32 साल पुराने मंदिर के लिए आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप सिर्फ खबर बनाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि हम लोग इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, और ये समझिए कि पुलिस जो है इनके लाइसेंसधारी गुंडे हैं। और किसी भी देश की पुलिस या किसी भी राज्य की पुलिस, किसी भी जो पुलिस होती है, वो उसका चरित्र वही होता है जो उसके नेताओं का होता है। उसके जो फोर्स इंप्लीमेंट कराने वाले जो लोग होते हैं सत्ता में, वो उनका चरित्र जैसा होता है, पुलिस वैसा ही काम करती है। अगर ये नेहरू गांधी के टाइम होता, उनकी पुलिस होती, तो यही पुलिस दूसरे तरीके से व्यवहार कर रही होती। इवन अगर अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट होती, हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि यही पुलिस थी जब सोनिया गांधी थी, यूपीए की चेयरपर्सन थी, देश में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और अन्ना आंदोलन नामक जबरदस्त आंदोलन चल रहा था, और जबरदस्त छात्रों में गुस्सा था निर्भया कांड के बाद। और इसी जंतर मंतर पर, इसी इंडिया गेट पे मैंने अपनी आंखों से देखा है ये पुलिस कैसे बिहेव कर रही थी। ऑफ कोर्स वो भीड़ को प्रेसिडेंट पैलेस में जाने से रोक रही थी, लेकिन वो दमन, वो बर्बरता नहीं थी उसके व्यवहार में। वो दमन नहीं था, वो बर्बरता नहीं थी उसकी सोच में। ये हमने अपनी आंखों से देखी मैं बात बता रहा हूं मैं आपको। मैंने देखा है कि शीला सिपाही मर दीक्षित गया को था कैसे, उसमें। हाँ बिल्कुल, सिपाही मर गया था। शीला दीक्षित को कैसे भीड़ रौंदने जा रही थी और पुलिस ने कैसे बहादुरी के साथ टैकल और किया। अपनी बहुत ही कुशलता के साथ, मैं उस वक्त था वहां पर, शीला जी को बाहर निकाला और भीड़ को भी अलग कर दिया। कहीं पे किसी का नुकसान नहीं हुआ। तो पुलिस का व्यवहार, उसका जो चरित्र होता है, वो शासक पे निर्भर करता है। जैसा सीएम होगा, जैसा डिप्टी सीएम होगा, जैसा होम मिनिस्टर होगा, वैसी ही पुलिस होगी। तो इसमें, और इनको मेरे हिसाब से बिल्कुल लाइसेंसधारी गुंडे हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको अगर अंदाजा लगाना हो तो आप छोटी सी एफआईआर कराने चले जाइए किसी थाने में, आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे काम करती है। एक बात। और दूसरी बात, जहां तक बात यह है कि ये लोग काम करना मुश्किल हो रहा है, जी, तो आप ये समझिए कि ये जो सर्वे कर रही है, इसको मैंने इसको बहुत पहले मैं समझ गया था। आपने ध्यान दिया होगा पंकज जी, आप भी, कि जो हमारा वर्शिप एक्ट है 1991 वाला, वो क्या कहता है? वो कहता है कि 1947 के पहले के जो अगर कोई मंदिर है, स्थल है, पूजा स्थल है, तो वो वही रहेंगे। उनका चरित्र आप नहीं बदल सकते, स्टेटस नहीं बदल सकते। तो आप समझिए कि इस रूल को, इस एक्ट को बाईपास करने के लिए इन्होंने एएसआई का सहारा लिया है। ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये लोग कर रहे हैं, वो खुदाई करवा रहा है, वो बाईपास है। समझिए, उस एक्ट को बाईपास करने का एक तरीका है। क्योंकि अगर आप कोर्ट में जाएंगे, ये कहेंगे कि 1991 के एक्ट को ये वायलेट कर रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे कि नहीं, हम वायलेट नहीं कर रहे हैं, हम तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए इसकी नीचे खुदाई करवा रहे हैं। नहीं विश्व दीपक, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में कहा, राजीव खन्ना की बेंच ने, नहीं करवा सकते आप, बिल्कुल नहीं करवा सकते। हाँ,
सर्वे बंद ही कर दिया ना फिलहाल के लिए, अंतरिम आदेश है। वो कहेंगे कि सर आपने सर्वे बंद किया ना, हम तो खुदाई करवा रहे हैं, हम तो पुरातात्विक चीजों की खोज कर रहे हैं। आप बताइए, आप समझ रहे हैं ना, ये एक टेक्निकल चीज, उन्होंने एक टेक्निकल रूट निकाला है इस चीज को वायलेट करने का। आप कहेंगे कि हमने खुदाई बंद कराया। सर हम तो यहाँ पे पुरातात्विक चीजों की खोज कर रहे थे, और एएसआई के एक आदमी जाके हलफनामा दे देगा कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो काल के, हड़प्पा काल के अवशेष मिले। आप बताइए, अब आप उसको कार्बन डेटिंग करवाइए। ये बदमाशी है। ये इस मुल्क की सोच को, उसकी समझ को 24 घंटे एक चक्की में इन्होंने पेश दिया है, और कोई ना कोई एक मुद्दा हर दिन ये निकाल करके सामने लाते हैं। इसमें से पूरी देश की ऊर्जा और चेतना लगी हुई है कि वो उन्हीं मुद्दों पे खपी रहे, मरती रहे, लड़ती रहे, और ये अपना इनका लूट तंत्र जो है वो चलता रहे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और दूसरी बात पंकज जी ये भी है कि राज्य का मुख्यमंत्री खुल के कह रहा है, वो मतलब बाबर और औरंगजेब के जमाने से बाहर आना ही नहीं चाहता, वो संविधान के दौर में आना ही नहीं चाहता, वो लॉ एंड ऑर्डर के जमाने में आना ही नहीं चाहता है, वो बाबर और औरंगजेब के जमाने से ही आज के जमाने की तुलना करना चाहता है। उसकी लॉ एंड ऑर्डर का मतलब यही है। एक्चुअल मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कि बीजेपी और आरएसएस में एक पूरा फ्रिंज एलिमेंट ब्रिगेड है। फ्रिंज एलिमेंट ब्रिगेड का उद्देश्य ये होता है कि हर दिन कोई ऐसे मुद्दे को खड़ा करना जिससे कि आपकी सृजनात्मकता, रचनात्मकता, विकासशीलता, ये सब सोच मर जाएं और आप किसी अतीत के पन्नों में उलझे रहें। अभी आप देख लीजिए, दो चरित्रों पे, अंबेडकर और बाबा साहब अंबेडकर और सावरकर, दो पे पार्लियामेंट में और बाहर चर्चा कर रहे हैं। दोनों में से किसी के यहाँ भी उनकी, यानी दोनों लोग व्यक्ति जिंदा नहीं अपनी सफाई देने के लिए, ठीक है। दोनों के जीवन के अपने अपने पक्ष हैं, ठीक है। जो व्यक्ति बीजेपी के शासन में मंत्री रहा, अरुण शौरी, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर पे जो किताब लिखी थी, द वर्सी ऑफ फॉल्स गॉड, वो सामने है। जब वो किताब आई उसके बाद में तो अरुण शौरी को उनकी पार्टी ने बाहर नहीं निकाला। इसका मतलब था कि उनकी पार्टी उनके लेखन को एंडोर्स कर रही थी, और गलत ठीक है। तरीके से कोट किया गया उसमें और गलत तरीके से कोट किया गया। सबसे बड़ी चीज है कि आज वो पन्ना खुल के सामने आ रहा है कि आजादी के बाद से आरएसएस, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद को नेहरू से नफरत क्यों, जो आज भी उसको गाली देते हैं, वो एकमात्र उसका कारण था हिंदू कोड बिल, जिसके अंदर वो चाहते थे कि हिंदू लड़कियों को संपत्ति में समान अधिकार मिलो, हिंदू लड़कियों को, हिंदू महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार हो। उस अधिकार के विरोध में स्वामी कृपात्री सर के लोगों के साथ में जनसंघ ने बाकायदा पूरा विरोध किया था। 1951 का चुनाव भी उस मसले पर लड़ा गया था। नेहरू के खिलाफ एक ऐसे ही पंडित को लड़ाया गया था जो संत ब्रह्मचारी कवि थे, उन्होंने केवल उसी मुद्दे पर प्रचार किया था। और हिंदू महासभा को शायद 4 सीट मिली थी और जनसंघ को 3 सीट मिली थी, और उसके बाद में मुद्दा सदा के लिए बंद हो गया था। और नेहरू ने, ईमानदारी की बात है कि अंबेडकर ने जो हिंदू कोड बिल लेके आए तो उसकी हर चीज को टुकड़ों टुकड़ों में करके पूरा संविधान से पारित कराया था। और इन लोगों की जो चुभी हुई नस है वो यही है, वो चाहते थे कि हिंदू महिला दोयम दर्जे का नागरिक बन के रहे। इनके जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल सिस्टम है उसके अंदर उसके अकॉर्डिंगली शादी, एक से अधिक शादी, ये एक से अधिक शादी के लिए इनका विरोध था। नेहरू ने बोला कि नहीं होगा, वही मुसलमान, अभी मुसलमान का पर्सनल लॉ वो कहता है तो वो करे, हम तो प्रगतिशील समाज है, सनातन धर्म प्रगतिशील समाज है। यदि प्रगतिशीलता के साथ चल रहा है तो मैं उसकी तुलना उस इस्लाम से क्यों करूं जो अभी 1000, 1200, 1300 साल पुराना धर्म है। और इस्लाम में भी बहुत सारे कंट्रीज में, एडवांस कंट्रीज में बहुत सारे सुधार हुए, लंबे समय से सुधार हो रहे। अब आपको बोल देंगे मिर्ची लगेगी, पाकिस्तान में नियम है कि वहां पे शादी में आप वलीमे में 5 से ज्यादा डिश नहीं बना सकते और 100 से ज्यादा लोगों को बुला नहीं सकते हैं। वहां के कैबिनेट मंत्री को इस मामले में सजा हो चुकी है कि अन्न नष्ट न हो। तो हर जगह अपने तरीके के सुधार हो रहे हैं। जब जब पोंगा पंडित, कठमुल्ले सत्ता पे हावी होते हैं तो वो इस प्रकार के सुधारों के बाधक होते हैं, और भारत में भी यही हो रहा है। ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं उस तरीके की बातों को हर दिन उठाएंगे, हर दिन। मेरी तो एक व्यक्तिगत सुझाव था कि राहुल गांधी को, सावरकर को फ्रिंज एलिमेंट बांध के उस बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सीरियसली आपको होगी।
मुझे और अडानी के मामले में पार्लियामेंट के बाहर बात ही मत करो। तो यानी होता है क्या है कि राहुल गांधी की अपनी एनर्जी जो उनके पास में देश की इकोनॉमी के लिए सोचे, वो आदमी पीएचडी है इकोनॉमिक्स को लेकर। हमारे पास में आज भी मनमोहन सिंह जी के इकोनॉमिक्स से एक्सपर्ट हैं। हम लोग एक बेहतर इकोनॉमी की, पैरेलल इकोनॉमी की बात क्यों ना करें। आप बताइए, हम एजुकेशन पे क्या बात कर रहे हैं। 27 लाख बच्चे इस देश में जिन्होंने स्कूल छोड़ा वो लापता हो गए, मालूम ही नहीं पड़ा। मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल में 1,28,000 महिलाएं और लड़कियां गुम गई, औसतन हर दिन 88। मध्य प्रदेश में बलात्कार के मामलों में सजा ही नहीं हो रही है। पॉक्सो के मामलों में 28% भी नहीं है। हम इन मुद्दों पर, एजुकेशन के मामलों में चर्चा नहीं कर रहे हैं। कभी मोदी सरकार से हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि भाई आपने पिछले 10 साल में 10 क्या 5 जेएनयू के टक्कर की कौन सी यूनिवर्सिटीज बना दी। कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं बना। भाई जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्रीय स्कूल भारत के गौरव कहलाए। इन्होंने कौन से विद्यालय खोल दिए? क्या कोई नए पैटर्न पे विद्यालय आया जिसके अंदर हम शिक्षा के नवाचार का प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, पूरे वर्ल्ड में यदि आप स्कूल एजुकेशन देखें, इसमें नवाचार से पूर रही है, नए आइडियाज के साथ में काम कर रहे हैं। कुछ देशों में अल्फाबेट से पढ़ाना बंद कर दिया है, वो आईपीसीएल से पढ़ा रहे हैं, इम्प्रूव पेस ऑफ लर्निंग एंड कंटेंट, जिसमें वो सीधे शब्द से पढ़ा रहे हैं। इस तरीके के प्रयोग हो रहे हैं पूरे देश दुनिया में एजुकेशन को लेकर। और हम अभी भी उसी पारंपरिक शिक्षा में आंगनवाड़ी से अनार का पढ़ाने से, ई का पढ़ाने से शुरू है, और फिर आके हमारा कॉन्स्टेंटली आप देखिए 60%, 40%, 30%, 20% प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी तक हम ड्रॉप आउट्स को झेलते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। तो हम इन सब चीजों पर कब बात करें? मुझे लगता है कि एक समझदार विपक्ष के रूप में जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, इन पे कांग्रेस और विपक्षी दलों को कमेंट करना बंद कर देना चाहिए, और एक कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिव, जिस प्रकार से यूरोप में होता है कि एक शेडो मंत्रिमंडल होता है, और वो शेडो मंत्रिमंडल एक अल्टरनेटिव हर चीज की योजना पेश करता है। विश्व दीपक, आपने देखा होगा, और ये मुद्दा मुझे कहीं नहीं मिला, बहुत कम जगह अंग्रेजी अखबारों में तो दिखा है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जो एक्ट है वो पॉलिटिकल पार्टीज में भी लागू होना चाहिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है, लेकिन इस पर कहीं बातचीत नहीं हो रही, कहीं सुनाई नहीं पड़ रहा। जबकि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो एक्ट है, पॉश एक्ट है, ये साफ साफ कहता है कि अगर 10 से अधिक लोगों को आपने एम्प्लॉय कर रखा है तो आप इस एक्ट के तहत एक इंटरनल कमेटी बनाइए। तो आपको क्या लगता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ये पॉलिटिकल पार्टीज में ज्यादा है, इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप इसको नहीं कर रही हैं, और कोर्ट के दखल के बाद ही हो पाएगा? देखिए, पॉलिटिक्स में अगर आप उसको एक संरचना के तौर पे समझें, एक स्ट्रक्चर के तौर पे समझें, तो ये बात तो सही है कि उसमें एक पक्ष है, एक विपक्ष है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प अभी हाल का ही उदाहरण याद दिलाता हूँ मैं आपको। मैंने देखा कि पार्लियामेंट चल नहीं रही है, उसमें भयानक हो हंगामा हो रहा है, सारे लोग जो है बाहर निकल रहे हैं, कुर्ते फाड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और सब कुछ, और बार बार स्थगित हो रही है। हमारे आपके पैसे से चलने वाली संसद चल नहीं रही है, उसको ये चलने नहीं दे रहे हैं। मुद्दे सबके अलग अलग हैं, सबकी बातें हैं, लेकिन इसी दिल्ली में मैंने देखा कि दोनों पक्ष और विपक्ष के सांसद क्या शानदार क्रिकेट खेल रहे थे, बढ़िया सुंदर सुंदर जर्सियां पहन करके, ठीक है, और बढ़िया प्यार से वो बॉलिंग करते हुए, और स्पोर्ट बोर्ड लगा हुआ है, कमेंट्री चल रही है, जूस आ रहा है, पानी आ रहा है, कॉफियां बन रही है, हा हा ही उनके ठहाके चल रहे हैं। मुझे इसको देख करके इतना क्रोध आया, और मुझे लगा कि सच में ये सुअर बाड़ा है। इसको ये जो माओवादी कहते हैं कि भारत की संसद सुअर बाड़ा है, सच में सुअर बाड़ा है ये। और रजनीश बोलते थे, अभी मैंने पढ़ा था बहुत पहले, इसमें 545 मूर्ख बैठते हैं। मूर्ख, उसी ने मूर्ख बोला था, मोरारजी देसाई के टाइम था, हालांकि मूर्ख भी था वो, लेकिन वो अलग बात है। पर ये रजनीश बोलता था। मुझे देख के बिल्कुल इतना क्षोभ हुआ, मुझे इतना अपने ऊपर दया आई, मैंने अपने आप को, मुझे हीनता का बोध हुआ कि यार हमारा जीवन ये है कि हम 2 जून की रोटी में संघर्ष कर रहे हैं, और ये हमारे पैसे से जीत करके खाने वाले लोग अय्याशियां कर रहे हैं और हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये है संसद। अब रही बात ये है कि ये पोस्ट लागू करेंगे कि बिल्कुल करेंगे कि नहीं करेंगे। इसमें से कुछ पार्टियां ऐसी हैं, कुछ लोग हैं जिनके अपने अलग अलग राय, इत्तेफाक है,
जो जागरूक हैं, समझदार हैं, संवेदनशील हैं, वो इसको लागू करने के बारे में बात करेंगे। लेकिन एज अ होल मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको लागू करना चाहेगी, क्योंकि ये जो कल्चर है एक्सप्लॉइटेशन का, महिलाओं का, ये बहुत गहरा है पॉलिटिकल पार्टीज में, ये सब जानते हैं। मतलब आज की बात नहीं है, ये बहुत गहरी बात है, ये इसको सब जानते हैं, लेकिन इसको कोई भी इस पे बात नहीं करना चाहेगा, ना इसको लागू करेगा। तो लागू होना चाहिए, इसकी डिमांड जनता को करनी चाहिए, लेकिन जनता संभल से और मस्जिद से, मंदिर से बाहर निकलेगी तो हो सकता है उसको लगे कि बिल्कुल। एक मिनट, विश्व दीपक, अकेले महिलाओं का शोषण की वो कुछ जगह कुछ पार्टियों में तो पुरुषों का भी है ना? पुरुषों का शोषण है, बिल्कुल, बच्चों का, बिल्कुल बिल्कुल। रणवीर सिंह का बहुत प्रसिद्ध नारा है, बच्चा बच्चा राम का राघव जी के काम का, बिल्कुल। राघव जी और भयानक है ये भयानक स्तर पर है ये। इसको हम लोग हल्के से लेते हैं, क्योंकि हम लोग इसके पीड़ित नहीं है, लेकिन मैं ऐसे एक आध लोगों को जानता हूँ, मैं तो हतप्रभ रह गया कि जिस लेवल पे ये जिस भयानक तरीके से शोषण होता है। ये बातें पब्लिक मजेदार चीज और बताऊं कि जब राजीव गांधी पॉलिटिक्स में नहीं आया था, उसके पहले का उनका एक वक्तव्य बताया कि हमारे पार्लियामेंट में जो लोग हैं केवल टॉयलेट में ही वो जानते हैं कि एक्चुअल व्हाट दे आर डूइंग। वो एक पूरा एक इंग्लिश की एक किताब है, वो नाम भूल रहा हूँ, कि हमारे पार्लियामेंटियंस नो एक्चुअल व्हाट दे आर डूइंग ओनली विद इन द टॉयलेट। ये उनका सोच था, वो बहुत ही अनबने मन से राजनीति में आए थे। बिल्कुल। पंकज जी, इसलिए बड़ा अहम मुद्दा है कि आप देखें तो जो ये इंटर पार्लियामेंट्री कमेटी है, जो इसकी 2016 की एक रिपोर्ट है, इसमें यह है कि जो 82% सांसद हैं वैश्विक स्तर पर, वो मनोवैज्ञानिक हिंसा का सामना कर रहे हैं। अफ्रीका जैसे महाद्वीप में 40 से 50% महिला सांसद तो ऐसी हैं जो सीधे यौन हिंसा का सामना कर रही हैं। तो ये अपने आप में थोड़ा सा गंभीर है, क्योंकि भारत के बारे में तो कोई डेटा है नहीं है सच ऐसा, तो यहाँ नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन हो सकता है यहाँ भी हो। और मैं कह रहा हूँ नहीं भी है तो फिर इस एक्ट को लागू करने में क्या परेशानी हो सकती है? तो आवश्यक एक्ट है। नहीं, मुझे आप एक चीज बताइए ना, हमारे यहाँ परेशानियां तो किसी एक्ट को लागू करने में कभी नहीं होती है। हमारे यहाँ तो शिक्षा का अधिकार का एक्ट भी, तो भी 27 लाख बच्चे गुम गए जो ड्रॉप आउट हो गए। हमारे यहाँ तो निर्भया कांड के बाद में विमला मेहरा कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से निर्भया फंड बना था। आज की तारीख में भी जिस बस स्टैंड से निर्भया को उठाया गया था, वहां पर वैसे ही अंधेरा मचा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लगता क्या हुआ है। तो देखिए, मुझको ऐसा लगता है कि ये सब जो चीजें हैं, ये एक सामाजिक बदलाव का एक जरिया है। और जब तक समाज में भीतर तक बदलाव नहीं होगा, आप थोड़ा सा मध्य प्रदेश के अखबार देखिए, स्पेशली रीजनल न्यूज़पेपर, पिछले 10 दिनों से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति चल रही है। और हर जिले से जो जो कहानियां सामने आ रही हैं, लोगों के रोते हुए वीडियो, हाँ, मार पिटाई के कई वीडियो आए थे, आपस में दो ग्रुप कई तरीके के, जिसके अंदर यौन शोषण से लेकर सब कुछ, किस किस कॉम्प्रोमाइज के जरिए टिकट मिले गए, इन सब को लेकर है। अभी आप देखिए, झारखंड में बीजेपी में मारम काट मची हुई है कि टिकट देने में पैसे मांगे गए और क्या क्या मांगा गया। तो ये जो है, देखिए, राजनीति में हुआ ये कि राजीव गांधी ने बहुत अच्छी सोच के साथ में 33% आरक्षण नगर निकायों और पंचायत में महिलाओं के लिए कर दिया। लेकिन उस समय तक, क्या आज की तारीख तक भी समाज का बड़ा हिस्सा इसके लिए तैयार नहीं था। पहले मान लिया गया कि जो चरित्रहीन औरतें हैं वही राजनीति में आएंगी। उसके बाद मान लिया गया कि जो घर में औरत बैठी है और आदमी उनका दमदार है, तो आदमी जो है औरत के नाम से पंचायत की नेतागिरी करता रहेगा। और आज भी हम इस मानसिकता से नहीं उबर पा रहे। हम लोग स्वतंत्र जो जिसको कहते हैं कि एक नेतृत्व महिलाओं का जब तक नहीं खड़ा होगा, उसके लिए जरूरी था कि जब हम संसद में महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे थे, और ये भी बात सही है कि महिलाओं के आरक्षण में किस वर्ग की महिलाएं फिर आरक्षित सीटों से आ रही हैं, इसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है। वो ठीक है, शरद यादव ने गलत तरीके की टिप्पणी की थी, लेकिन ये भी बात है कि कौन महिलाएं चुन के आ रही हैं, इसके ऊपर बात तो करनी पड़ेगी। ये मानसिक बदलाव जो है समाज का, वो ऊपर से बरसने वाला पानी है, जो ऊपर से बरसता है तो नीचे तक खेती को सींचता है। ये आग नहीं जो जमीन से उठेगी और ऊपर तक जला देगी।
तो जब तक हम ऊपर से बदलाव की बात नहीं करेंगे, जब तक संसद और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण की बात नहीं करेंगे, उनको एडुकेट जगह नहीं देंगे, क्योंकि क्या है वहां पे उनके पास अधिकार होगा, वो अपने पतियों से, अपने उन परिवेश से मुक्त होकर थोड़ा काम कर सकेंगी। पंचायतों में भी धीरे सुधार धीरे हुआ है, पंचायतों में भी सुधार हुआ है, तमाम रिसर्च कह सकते अवेलेबल हैं है आप, जिसमें तमाम रिसर्च है जिसमें ये साबित होता है कि सब उनकी फर्जी है। भागीदारी बढ़ी है। और अरे जब शुरुआत में, वो सुनिए तो पंकज जी, जब वो शुरुआत में 73वां ये सब जब फर्जी शुरुआत है। जब शुरुआत में 73वां 74वां संशोधन हुआ था, तब ये बात सामने आई थी। और इसके खिलाफ तर्क भी यही था कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों की महिलाएं हैं, और मान लीजिए कल के दिन कोई महिला बन भी जाती है प्रधान, तो वो उसको बोलते प्रधानपति, बोलते हैं प्रधानपति, प्रधानपति। हाँ, मतलब आप अगर उसकी पत्नी आप तो प्रधान बहुत है दूर की तो बात उसके कह रहे हैं। हस्बैंड को बोलते प्रधानपति। लेकिन ये भी बात सच है, क्योंकि भागीदारी बढ़ी है, कम से कम उस स्पेस में दिखने तो लगी है। और अगर ये एक्ट नहीं लाया जाता, ये सुधार नहीं होता, तो दिखती भी नहीं, ये भी नहीं सुधार नहीं दिखता। एक्ट से बात ठीक है, लेकिन आपको एक चीज बता दें कि जिसकी आपको हकीकत देखना है ना, तो दिल्ली का एक्सटेंशन कहलाता है गाजियाबाद। गाजियाबाद एक शहर नहीं रह गया, दिल्ली का हिस्सा हो गया। गाजियाबाद की नगर निगम में जो 21 महिलाएं हैं पार्षद, उनकी स्थिति जाके देख लीजिए। वो तो अभी थोड़ा सा कड़ाई हो गई है, वरना सदन में जाके उनके हस्बैंड बैठते थे अभी 2 साल पहले तक, है ना। जिसको हम दिल्ली कहते हैं गाजियाबाद को। मैं यहाँ की स्थिति आपको बता रहा हूँ। यहाँ की जो मेयर है वो महिला है। उसको यहाँ का जो नगर निगम आयुक्त है वो घास नहीं डालता है। उनके घर के में कौन काम करेगा इस तक को जो वो ऑर्डर पास कर दे नगर निगम आयुक्त कहता कि इसका ऑर्डर नहीं मानना, ये हो रहा है यहाँ पर। आपकी बात सही है, पर पैट्रियार्की अपने तरीके से सुधार होगा पैट्रियार्की में, और ये चीजें अपने आप चलती रहेंगी, धीरे धीरे ये भी चलता रहेगा, पैरेलली चलाना मेरा पड़ेगा ना, कहने अभी का कैसे मतलब पहले। है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको, जब तक आज हमने महिलाओं को स्थानीय निकाय में आरक्षण दिए हुए कितने 40 साल से ऊपर हो गया, लेकिन हाँ, हमने अपर हाउसेस में इतने दिनों में यदि हमने संसद और विधानसभा में भी साइमल्टेनियसली उस आरक्षण को लागू किया जाता, तो अधिकार, कर्तव्य, नया नेतृत्व ये तरीके से आता। हम लोग ढोंग करते हैं इन सब चीजों का। हम लोग इस मामले में ढोंग करते हैं। पार्लियामेंट में आम्बेडकर पे, सावरकर पे, अडानी पे, सोरोस पे चर्चा में आपने 11 दिन खराब कर दिए। लेकिन वो जो बिल था जो लोकसभा से पास था महिला आरक्षण का, उसका क्या हुआ? वो तो बाद में लागू करने है ना वाले हैं वो। ना उसको, अभी तो हाँ वो करेंगे भी तो नहीं उसको, अभी 29 के तो बाद। 2029 से 2029 लागू करने के कह रहे थे वो, है ना। 29 के बाद तो हो। एक्सेप्ट है कि हम लोग जो यदि महिला के शोषण के लिए ऑफिस तैयार भी हो जाएगा, तो देखिए दो चीज याद रखिए। पार्टी का ऑफिस अलग चीज है और पार्टी का तंत्र अलग चीज है। पार्टी के ऑफिस में एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज, और मेरे साथ हो सकता है कि हर पार्टी ने अपने ऑफिस के लिए कोई कमेटी भी बना रखी हो। लेकिन एमपी, एमएलए, पार्टी का पदाधिकारी उस ऑफिस का एम्प्लॉय नहीं कहलाता है। ये बहुत टेक्निकल चीज है ये सब भी चीजें जो हैं आदमी का दिमाग अलग उठाकर, ये अलग किस्म के इंटेलेक्चुअल हैं। ये किसी दूसरी दुनिया में जीते रहते हैं। ये इस किस्म की बातें करने वाले, सीरियसली आपको कह रहा हूँ, ये अलग किस्म के इंटेलेक्चुअल हैं। चलिए ठीक है, मैं तो सीरियसली। खैर ये मानता हूँ कि सुधार कुछ तो हुआ ही, कम से कम 30 साल हो गए उस एक्ट को आए, कुछ तो सुधार हुआ ही होगा। और धरातल में हल्का फुल्का दिखता ही है। मेरे लिए तो यही अहम है कि कम से कम महिलाएं स्पेस में दिखने लगी, भले वो प्रधानपति होने लगे, पर कुछ सुधार तो है ही। विश्वदीपक, एक चीज मैं ये पूछ रहा था कि ये मतलब ये तो सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो संघ की विचारधारा है, वो मनुस्मृति को चाहती थी, और तमाम गोल वर्कर और तमाम लोगों के स्टेटमेंट भी उपलब्ध हैं। ये तो सुदर्शन जी का भी एक इंटरव्यू सामने आया था, उसमें भी उन्होंने पूछा था। पर ये अम्बेडकर से इनको क्या दिक्कत है कि मतलब गृह मंत्री इतना नाराज हो गया बोलते बोलते कि अम्बेडकर अम्बेडकर, मतलब 5 बार उन्होंने बोला नाम, अम्बेडकर 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 नाम ले रहे, इतना नाम अगर भगवान का लिया होता तो तुमको स्वर्ग मिल जाता, 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। नहीं, इसमें देखिए दो चीजें हैं। एक तो ये है कि लोकसभा चुनाव में जो इनको झटका लगा, उसका दर्द अभी तक गया नहीं है इनको।
ठीक है। लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा वो लगा इसी बात पर कि ये संविधान बदल देंगे, संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे और आरक्षण खत्म करेंगे। ये जो बहुजन जनता के बीच में जो ये मैसेज गया और इसके बाद जो इनको झटका लगा, उस झटके की पीड़ा जो है अभी तक निकल रही है। तो अमित शाह ने जो संसद में स्पीच दी है उसमें वो जब अम्बेडकर 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 का नाम लेना फैशन हो गया है और अगर आपने भगवान का इतना नाम लिया होता तो भगवान मिलते, इसके पीछे वो वही जो चोट है ना उसका दर्द ये निकल रहा था। तो एक बात तो ये समझना चाहिए कि इसके पीछे वो चोट है। अमित शाह की वो जो दर्द था, जो वो चाणक्य बनते घूमते हैं और उनकी जो चाणक्य का बनने का पूरा हलवा निकल गया चुनाव में, ये उसका दर्द था एक बात। और दूसरी बात ये है कि मनुस्मृति और इन सब तमाम चीजों के प्रति सोच, तो ये बहुत भारतीय समाज के लिए हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज आप देखिए कि मनुस्मृति का बचाव कौन कर रहा है। वो कौन लोग हैं जो मनुस्मृति का विरोध कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो मनुस्मृति का बचाव कर रहे हैं। आप पाएंगे कि मनुस्मृति का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो समाज में ऊंची जात के लोग हैं या जिनको शोषक माना जाता है पारंपरिक व्याख्या में, सामाजिक व्याख्या में। जो कास्ट डिस्कोर्स है उसके तहत अगर आप देखें तो जिन जातियों को समाज में उनको शोषक माना गया है, आज वो लोग मनुस्मृति के सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। और वो जातियां जो बीच की जातियां हैं जिन्हें माना गया कि ये बहुजन समाज का हिस्सा है, आज आप पाएंगे कि मनुस्मृति को सबसे ज्यादा डिफेंड वो लोग कर रहे हैं। सत्ता में है ना वो, और वो डिफेंड करने के पीछे ऐसे ऐसे कुतर्क गढ़ रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। मनुस्मृति ठीक है, मनुस्मृति ठीक बात है कि वो किताबों में किताब नहीं रखता, कोई हिंदू नहीं रखता, लेकिन वो हिंदुओं के नहीं, मैं तो कहता हूं कि भारत के इस प्रायद्वीप के, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, दक्षिण श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, इंडोनेशिया, मालदीव, इस पूरी धरती के इस कोने में ये सोच गहराई तक घुसी हुई है, चेतना में हमारी सोच का हिस्सा है ये मनुस्मृति हमारे डीएनए का हिस्सा हो गई है। बिल्कुल हमारे डीएनए का हिस्सा है। अगर कोई इससे इनकार करता है तो वो इस सच्चाई से मुंह मोड़ रहा है और अपनी इस गंदगी और बीमारी से भागना, मतलब इसके मुंह छिपा रहा है। राहुल गांधी ने वही बोल दिया, इसीलिए वो जो गंदगी है अंदर की उसको उसने उठा करके बाहर टांग दिया। इसीलिए इनको इतना दर्द हो रहा है। अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी और लेकिन ये समय का ऐसा चक्र घूमा और ऐसी जगह पे हम आके खड़े हुए हैं आज विकास क्रम में कि अम्बेडकर के फॉलोवर, अम्बेडकर की जाति के लोग या अम्बेडकर जिसका रिप्रेजेंटेटिव थे, वो तमाम लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं जो वास्तव में मनुस्मृति इस देश में लागू करना चाहते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त, मतलब मैं मानता हूं कि क्या ही दुर्भाग्य है भारतीय समाज का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और पंकज जी, एक चीज इसमें एक चीज और है कि ये समझना चाहिए कि अक्सर मनुस्मृति को लेकर के जो अब तक का जो डिस्कोर्स रहा है उसमें एक ब्लेटेंटली या एक तरीके से पेंट कर दिया जाता है कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप मनुस्मृतिवादी होंगे, अगर आप बहुजन हैं तो आप मनुस्मृतिवादी नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई आदमी ब्राह्मण होकर के भी, ठाकुर होकर के भी, लाला होकर के, वैश्य होकर के भी मनुस्मृति का विरोधी हो सकता है और कोई आदमी शूद्र होकर के भी मनुस्मृति का समर्थक हो सकता है, और हुए हैं। और आज हमारे सामने दिख रहा है, रामदास अठावले से लेकर के रामविलास पासवान के बेटे से लेकर के जितने भी मंडल कमांडर हैं, सारे लोग, सारे ओबीसी खड़े हैं उधर। ये इस देश का दुर्भाग्य है। ये तो आपने बहुत जरूरी पॉइंट उठाया। अच्छा पंकज जी, आपको क्या लगता है कि ये अपने गृह मंत्री जी हैं, इनसे गलती हो गई संसद में ये बोल के, क्योंकि आज तो पूरा देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, तो इनसे मिस्टेक हो गई क्योंकि इनके बचाव में स्वयं प्रधानमंत्री आ गए और इनको अमित शाह को भी अपना बचाव करने के लिए वो करना पड़ गया। कुछ लोग समझ रहे थे कि ये इनका मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक तो गड़बड़ा गया एकदम से, इनका चाणक्यपन तो खत्म है। तो क्या हुआ कि मेरे इस कार्यक्रम को जो लोग भी देख रहे हैं उनको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि विश्व दीपक की वॉल तलाशें, और उसमें इन्होंने एक लेख लिखा था, वो था मंडल और कमंडल एक ही है। उसको पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि अमित शाह ने ऐसा क्यों बोला, उसकी रिएक्शन क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है। वास्तव मंडल कमंडल एक ही है, उसका ये एक वानगी है। दूसरा क्या है कि अमित शाह अपने आप को चाणक्य या घनानंद या कुछ भी बोल लें, उनके अंदर तो असल में वही आदमी है जिसने सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति की हत्या सुपारी दे के कराई थी।
जो लोग उदयपुर के बहुत सारे संगमरमर के व्यापारी बताते हैं कि किस तरीके से पैसे का आदान प्रदान होता था। असल क्या होता है कि कोई भी आदमी जिसके मन में एक अपराधी छुपा होता है, वो एक सीमा के बाद आकर जब उसको लगता है तो उसका जो गुंडत्व है ना वो उभर के आ जाता है। और जो ये अंबेडकर अंबेडकर वाली लाइन बोल गए ना, वो उसी चक्कर में बोल गए। वो उनका मास्टर स्ट्रोक नहीं था, वो गलती वो जो एब्सेंस ऑफ माइंड था उनका। वो अचानक वो भूल गए कि ये पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि गुजरात में अपने ड्राइंग रूम में बोल रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। असल समस्या, क्योंकि आप उस समय का मैंने बहुत बार रिपीटिशन देखा, उनके चेहरे के भाव देखो, उनके एक्सप्रेशन देखो, तो वो लोगों को बताने सारे भूल गए कि तुम मैं वही हूँ। वो उस बिल्कुल लेवल पे बोला। और बिल्कुल, उसके हाँ। बाद में अभी जो उनकी हरकत है, उन्होंने कांग्रेस के ट्विटर पर एक नोटिस भिजवाया है कि आपने एक क्लिप लगाया है। ट्विटर ने नोटिस दिया है और अभी तैयारी चल रही कि जो जो लोग उनकी क्लिप को कर रहे हैं उसमें मुकदमा कायम कराया जाए। तो ये जो सोच है, जिस जिस बात से हमने शुरू किया था कि प्रतिरोध और सहमति के स्वर को हम पुलिस से दबा देंगे, हम फ्रिंज एलिमेंट से दबा देंगे, ये उनकी मानसिकता है। वो कोई आणक्य चाणक्य नहीं है। जिस दिन सत्ता और पैसा चला जाएगा ना, तो पुनर्मूसो भव हो जाएंगे। आप देखिएगा, ये जो आज है कांग्रेस का पाप है, जो कांग्रेसियों ने जो पाप किया था उसका आनंद ले रहे हैं। यदि बिल्कुल ठीक कह रहे कांग्रेसियों ने उसकी जांच ढंग से करवा दी होती और 2 साल में सजा ठुकवा दी होती ना, है ना, या राणा आयोग की किताब गुजरात फाइल्स पे ही एक जांच कमीशन बिठा के अंदर करा दिया होता 4 लोगों को, तो चाणक्य, घनानंद, हर्षदेव सब सब निकल चले जाता है जाते। इनका। अरे अभी अच्छा। वो राजदीप सरदेसाई की क्लिप वायरल हो गई, सॉरी मैं तो एक सेकंड लूंगा। आपने सुना होगा आप लोगों ने, जिसमें ये अजीत के अमित शाह साथ में जो है, बातचीत की जो है। हाँ, कि ये कहीं चुनाव लड़ रहे थे किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, सोचिए। और ये कितने प्रतिभावान है इसकी उसमें बानगी दिखती है कि इन्होंने सारी लड़कियों के घर में फोन करके बोला कि कल जो है कल दंगा होने वाला है और कल कुछ कॉलेज परेशानी मत आना। होगी, कॉलेज मत आना, और चुनाव जीत के। ये इस तरह वाले चाणक्य हैं ये। इस तरह मतलब कुछ भी करेंगे, साम दाम दंड भेद, कुछ भी करेंगे। अच्छा पंकज जी, इस कार्यक्रम खत्म करने से पहले, चूंकि कार्यक्रम आज का अखबार है, तो अखबार में ये अमर उजाला आपने देखा होगा आज का। अब आप बताइए कि मैं इसको गलत समझ रहा हूं कि सही। इन्होंने जो ये खबर लिखी है ये अंबेडकर पर, इन्होंने लिखा है कि विपक्ष ने नहीं चलने दी संसद। शाह बोले कि भाषण तथ्यात्मक है, झूठ फैला रही है कांग्रेस। पहली बात तो ये कि विपक्ष ने चलने नहीं दी संसद, आपको कोई हाथ पकड़ के नहीं लिखवा रहा है सारी चीजें, आप क्यों बोल रहे हैं। दूसरी बात, मैं देख रहा हूं कि इसमें जितने भी नेताओं के नाम लिखे हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम हो, चाहे गृह मंत्री का स्वयं का नाम हो, अमित शाह का, या फिर किरण रिजिजू का नाम है, सबके पहले उनका पद लिखा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी के पहले लिखा हुआ है कांग्रेस नेता राहुल गांधी। मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन का जो प्रोटोकॉल है वो सामान्य कांग्रेस नेता का प्रोटोकॉल होता है। शर्म नहीं आती इनको कि किस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी सबके में किरण रिजिजू जो है संसदीय कार्य मंत्री हैं, ये उनके पहले लिखना जरूरी था, और उनसे बड़ा प्रोटोकॉल है एलओपी का, और उसके आगे लिखा था राहुल गांधी। ये तो बदतमीजी है साफ साफ। देखो, आपको एक बताएं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सबसे बड़ा डर केवल गांधी सरनेम से होता है। आप याद करें, जब प्रियंका राजनीति में सक्रिय हुई थी तो इन लोगों ने कॉन्स्टेंटली उसका सरनेम प्रियंका वाड्रा लिखना शुरू किया था, बिल्कुल, जिससे वो गांधी शब्द से बचा जाए। लेकिन ये बात कांग्रेस के नीति निर्धारक जो थे, जो लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, स्पेशली प्रियंका की यंग टीम के लोग, जिनको बहुत सारे पुराने कांग्रेसी गाली बकते हैं, उन सब ने इस चीज को नोटिस किया कि ये जो गांधी नाम लगा रहेगा ना, ये ही इनको दबाने के लिए काफी है। वो भी तो अपना पूरा नाम ट्विटर में प्रियंका गांधी वाड्रा लिखती है ना, तो अगर वो तो चाहे तो प्रियंका गांधी लिख ले। असल चीज ये है कि बीजेपी और आरएसएस का डर केवल गांधी शब्द से है। ये आजादी की लड़ाई से पहले भी, गांधी जब तक जिंदा थे तब तक भी, गांधी की हत्या के बाद भी, और आज तक भी। इनका जो भय है गांधी और नेहरू 2 सरनेम से है। ये केवल उन्हीं पे अटैक करते हैं। कांग्रेस के जितने नेता हैं
कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, सरदार पटेल, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, ये सब तो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे ना, कभी आरएसएस और बीजेपी के अध्यक्ष तो रहे नहीं, कार्यकर्ता भी नहीं रहे। उन सब के पैर छू लेंगे। केवल दो नाम छोड़ के, गांधी और नेहरू। गांधी इनकी मजबूरी होती क्योंकि दुनिया में जाके इनको पैर झुकाना होता है। गांधी के आप सावरकर की मूर्ति लेके तो नहीं जा सकते हैं विदेश में। सावरकर की प्रतिमा के आगे किसी विदेशी मेहमान से आप सिर नहीं झुकवा सकते हैं, स्वतंत्र वीर जो उनको कहते हैं वो। जबकि 1928 में उनने अपनी किताब खुद अपने नाम से लिखी थी, उसी में किसी को वीर घोषित कर दिया था। सही बात। तो इनका जो प्रॉब्लम है, और जो अखबार है, देखिए आप आज की जगह कल का अमर उजाला उठा के देखना। कल के अमर उजाला में 4 पेज का तो सिंहस्थ का विज्ञापन है। पहले पेज पे मोदी जी हैं, दूसरे पेज पे योगी जी हैं, उसके बाद 2 पेज हैं कि कैसी सुरक्षा व्यवस्था होगी। आप देखें उस विज्ञापन को कि कड़ी सुरक्षा, उसमें शब्द लिखा हुआ, परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, ऊपर ड्रोन उड़ रहा है। फिर आप अंदर के पेजों में जाओगे तो कुल 11 पेज के सरकारी विज्ञापन थे अमर उजाला के दिल्ली एडिशन में। उसी का आज दिख रहा है 22 लाख, उसी का वो जो है 22 लाख रुपए तो दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। अच्छा, 2 लाख मिलता है एक पेज का। हाँ, वो अलग अलग जो रेट्स है ना, हल अखबार का जो एबीसी होता है, ऑडिट ब्यूरो कंट्रोलर की जो रिपोर्ट होती है, वो कितनों तक पहुंच रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उसके पर सेंटीमीटर का रेट तय होते हैं। जैसे मान लीजिए कि सर ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसका कितना रेट होगा एक पेज का, या मान लीजिए कि भास्कर या मेरे साथ टाइम्स ऑफ इंडिया का जो बहुत ज्यादा रेट है। तभी तो वो लोग क्या करते हैं कि हर दिन अखबार छपवाते हैं और कम से कम एक टाटा 407 अखबार या तो एयरपोर्ट पे फ्री बंटवा देते हैं या रद्दी में बिछवा देते हैं। ये सब धंधे भी चलते रहते हैं, क्योंकि आपका अखबार कितना बिका उसके अकॉर्डिंग बिजली का बिल देखा जाता है, उसका बिजली का बिल देखा जाता है। समझ रहे यार कि भाई मैंने बोल दिया मेरा तो 7 करोड़ अखबार बिका, आपका बिजली का बिल 7 करोड़ की मशीन ही नहीं चला रहा है। ये भी देखते हैं। ये बहुत अलग अलग ही खेल है। चलिए ठीक है, इसको यहीं खत्म करते हैं पंकज जी। दीपक, ठीक है प्रणाम भाई।